प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव। बच्चों, हम बात कर रहे थे सीबीएसई द्वारा जारी किए गए प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। और पॉलिटिकल साइंस में हमने पिछले वीडियो क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक कर लिया है, यानी कि 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर मैप और कार्टून तक के क्वेश्चन की। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण एशिया के सम्मुख 4 बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी है? कोई एक का विस्तार से वर्णन करें। बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया यानी कि सार्क, SAARC, सार्क यानी कि दक्षेश, जो 8 देश हैं, इन 8 देशों के सामने 4 बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं और उनमें से किसी एक चुनौती पर विस्तार से वर्णन करना है। तो बच्चों, बात करते हैं इसकी। बच्चों, दक्षिण एशिया के सम्मुख बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें हम कई चुनौतियों की बात करते हैं। तो लिखेंगे कि दक्षिण एशिया के सम्मुख बड़ी चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहली चुनौती आतंकवाद, उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना और बाहरी शक्तियों का इस क्षेत्र में हस्तक्षेप रोकना। बच्चों, दक्षिण एशिया सार्क यानी दक्षेश, जो 8 देश हैं, इन देशों के सामने जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनमें है आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना और बाहरी शक्तियों यानी कि बाहरी देशों के हस्तक्षेप को रोकना। ये तो हो गई चुनौतियों का नाम। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि किसी एक पर विस्तार से बात करें, उसका वर्णन करें। तो बच्चों, हम बात करते हैं आतंकवाद की। दक्षिण एशिया की जो समस्या है उसमें आतंकवाद पहले नंबर पर है। बच्चों, आतंकवाद दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी चुनौती है। सार्क के लगभग सभी देश इस समस्या से रूबरू हैं। आतंकवादी समूहों ने पड़ोसी देशों के बीच विवादास्पद संबंधों का फायदा उठाकर सीमा पार सुरक्षित पनाह ले रखी है। जो आतंकवादी समूह हैं इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र के जो पड़ोसी देश, जैसे भारत पाकिस्तान हो गए, भारत बांग्लादेश पड़ोसी देश हो गए, तो इन पड़ोसी देशों में जो विवादास्पद मुद्दे हैं, विवाद के मुद्दे हैं, तो उन विवादों का फ़ायदा आतंकवादी उठाते हैं और दूसरे देश में सीमा पार सुरक्षित शरण ले लेते हैं। आतंकवाद किसे माना जाए और आतंकवादी कौन है, इसे तय करने में भी दक्षिण के देशों के बीच मतभेद रहे हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं, इनके बीच ऐसे मतभेद हैं। भारत का कहना है कि पाकिस्तान में कई ऐसे संगठन हैं जिनकी गतिविधि आतंकवादियों जैसी है, वे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती कि वे आतंकवादी हैं। तो इसको लेकर जो विवाद है, इस तरह के विवादों के कारण सार्क जैसा क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक कमज़ोर संगठन बनकर रह गया है। और बात करते हैं, जो सार्क के देश हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं, इन देशों की सरकारों में तालमेल नहीं है, यानी कि एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार से सभी मुद्दों पर वार्ता नहीं करते, या उनकी वार्ता कई बार असफल हो जाती है। इसलिए लिखा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों की सरकारों के मुकाबले इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकी समूहों के बीच बेहतर तालमेल है। इस क्षेत्र में जो आतंकवादी समूह हैं उनके बीच बेहतर संबंध है, वे अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसके मुकाबले यहाँ की सरकारें, एक दूसरे देश की सरकारें आपस में तालमेल कम रखती हैं, तो इसका फ़ायदा आतंकवादी समूह उठाते हैं। ये तो हो गई समस्या। अब बात करते हैं इसका सुझाव या समाधान कैसे हम कर सकते हैं। तो सार्क के देशों के बीच आपसी विवादों को समाधान करने के लिए वार्ता करनी चाहिए। साथ ही आतंकी गुटों को मिलने वाले आर्थिक स्रोतों को ख़त्म करना चाहिए और इन पर लगाम लगाना अति आवश्यक है, ताकि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके, समुचित उत्थान हो सके। बच्चों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 है। ये क्वेश्चन सुरक्षा परिषद के बारे में है, यूएनओ के बारे में है। क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में सुधार का क्या अर्थ है? सुरक्षा परिषद के सुधार में मुख्य बाधाएं क्या हैं? बच्चों, क्वेश्चन कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में सुधार होगा तो उसका अर्थ क्या है और उस सुधार के रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं। तो बात करते हैं इसकी। बच्चों,
UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद की संरचना यानी कि उसकी बनावट, उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि और उसके कार्य प्रणाली में भी सुधार। फिर से सुने, सुरक्षा परिषद में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद की संरचना और उसके कार्य प्रणाली में सुधार करना। मतलब कि सुरक्षा परिषद की जो बनावट है 5+10 उसमें बदलाव करना है और उसके कार्य करने के तरीकों में बदलाव करने को ही सुधार कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि परिषद की सदस्य संख्या 5 से अधिक यानी कि परिषद की अस्थायी सदस्य संख्या 5 से अधिक और अस्थायी सदस्य संख्या भी 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 5+10 सिर्फ 15 देश विश्व की जनसंख्या का उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। परिषद की कार्यप्रणाली भी पश्चिमी देशों को फ़ायदा पहुंचाने वाली होती है। इस पर अमेरिका का प्रभुत्व साफ साफ दिखाई पड़ता है। ये तो हो गए सुधार की बात बच्चों। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा है कि सुरक्षा परिषद में सुधार के रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं, उसकी बात करते हैं। तो आप लिखेंगे सुरक्षा परिषद में सुधार के रास्ते में आने वाली रुकावटें निम्नलिखित हैं। पहला, स्थायी सदस्यों द्वारा सुधार में सहयोग नहीं करना। सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं ABCFR यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, ये सुधार में सहयोग नहीं करते। अस्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का दुरुपयोग भी होता है। अस्थायी सदस्यों द्वारा अपने वर्चस्व को बनाए रखने की इच्छा है और गैर अस्थायी सदस्यों की आपसी एकता में कमी भी है। यानी कि ABCFR को छोड़कर जितने अस्थायी सदस्य हैं वहाँ उनमें आपसी एकता कम है, यह भी एक रुकावट है। और अगला पॉइंट है नई उभरती अर्थव्यवस्था जैसे भारत, ब्राज़ील और जापान को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने की इच्छा है। किनकी? ABCFR नहीं चाहते कि भारत, ब्राज़ील और जापान को वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये है उसकी रुकावटें। बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। CBSE ने अपने प्री बोर्ड के क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस के लिए जारी किया है इसमें हरित क्रांति का एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति के 4 परिणाम बताएं। तो बच्चों हरित क्रांति के 4 परिणाम आप देख लें, हमने यहाँ 6 परिणाम लिख रखे हैं। बच्चों परिणाम में अच्छे परिणाम भी आएंगे और बुरे परिणाम भी आएंगे, सकारात्मक परिणाम भी आएंगे और नकारात्मक परिणाम भी आएंगे। तो हम बात करते हैं इसकी। पहला परिणाम है खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति के पहले देश में खाद्य पदार्थों की कमी थी। पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से गेहूं का आयात करना पड़ता था। हरित क्रांति के आने के बाद भारत खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर हो गया है। पॉइंट नंबर 2 है मझोले किसानों का उदय। हरित क्रांति के पहले तक देश में छोटे किसान जो बिल्कुल छोटे किसान थे और कुछ बड़े किसान थे। तो छोटे किसान बड़े किसानों के यहाँ मजदूरी करते थे, लेकिन जब यह क्रांति आया तो मझोले किस्म के किसानों का भी उदय हुआ है, मिडिल लेवल के किसान भी बने हैं। पॉइंट नंबर 3 है गेहूं और चावल की पैदावार में अत्यधिक वृद्धि। गेहूं और चावल की पैदावार में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। बच्चों ये जो 3 पॉइंट है 1 2 3 ये इसके पॉजिटिव परिणाम हो गए। मैं यहाँ लिख दिया प्लस भी, पॉजिटिव परिणाम हो गए। और बात करते हैं इसके नेगेटिव परिणाम की, तो इसका प्रभाव सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक ही सीमित रहा। ये नेगेटिव में आ गया। गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच अंतर बढ़ गया। मतलब गरीब किसानों और अमीर किसानों के बीच डिफरेंसेज काफ़ी बढ़ गए। गरीब और गरीब हो गए और अमीर किसान और अमीर हो गए। और अगला पॉइंट है अत्यधिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ गई। तो ये था 25 नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन कहता है बहुदलीय प्रणाली का अर्थ स्पष्ट करें। इसके 2 गुण और 1 दोष लिखिए। बच्चों बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है जिस देश में बहुत सारी पार्टियां हों, जैसे कि भारत। तो लिखते हैं इसके बारे में, देखते हैं। जब किसी देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल विद्यमान हों और राष्ट्रीय चुनाव लड़ते हों तब उसे बहुदलीय प्रणाली वाला देश कहा जाता है, जैसे भारत, फ्रांस, इटली इत्यादि। आप भारत में देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। तो ऐसी ऐसी कई पार्टियां हैं, तो इसको बोलते हैं बहुदलीय
प्रणाली वाला देश। अब है कि बहुदलीय प्रणाली के गुण की बात करनी है, तो देखते हैं बच्चों इसके गुण के बारे में, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। बहुदलीय प्रणाली के गुण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला पॉइंट, चुनाव के समय मतदाताओं के सामने 2 से ज़्यादा विकल्प होते हैं। यानी कि जब इलेक्शन होता है तो मतदाता वोट देने जाते हैं तो उनके पास कई विकल्प होते हैं कि किस पार्टी को वोट दें, कौन सी पार्टी देश के लिए अच्छा काम कर रही है, तो विकल्प मौजूद होता है। पॉइंट नंबर 3, देश 2 विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता। यदि 2 ही पार्टी होती तो देश के लोग 2 भाग में बट जाते। पॉइंट नंबर 3 है, भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग विचारधारा वाले होते हैं। ये तो गुण हो गए। अब बात करते हैं दोष की। तो बहुदलीय प्रणाली के दोष देखें। इस प्रणाली में प्रायः गठबंधन की सरकारें का गठन होता है, इसलिए सरकार प्रायः कमज़ोर और अस्थिर होती है। बच्चों ऐसा होता है कि जहां बहुदलीय पार्टी है, सभी मतदाता के वोट सभी पार्टियों में बट जाते हैं और कई बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता, तो त्रिशंकु व्यवस्था हो जाती है। यानी कि कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं और उनमें आपसी खींचातान होने के कारण सरकार कमज़ोर हो जाती है या अस्थिर हो जाती है या समय से पहले गिर जाती है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट है, अस्थिर और कमज़ोर सरकारें होती हैं। पॉइंट नंबर 2 है, बहुदलीय प्रणाली में शासन की बागडोर और विभिन्न दलों के मिश्रित मंत्रिमंडल के हाथों में होता है, इसलिए शासन में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। शासन में एक रूपता का अभाव मेन पॉइंट है। मतलब गठबंधन की सरकारें जब बनती हैं तो मंत्रिमंडल भी मिश्रित होता है, कई दलों के लोग होते हैं, उनके विचार आपस में नहीं मिलते, तो एक रूपता का अभाव होता है, सहमति का अभाव होता है। ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर 26 में ही 8वां वाला क्वेश्चन है, द्विदलीय प्रणाली 2 पार्टी सिस्टम का अर्थ स्पष्ट करें। 2 गुण और 1 दोष लिखिए। 2 पार्टी सिस्टम, जब किसी देश में 2 ही दल हों, जब किसी देश में सिर्फ 2 राजनीतिक दल सक्रिय हों और प्रभावशाली हों, अर्थात राष्ट्रीय चुनाव में 2 ही दल चुनाव लड़ते हों, तो उसे द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन, वहाँ 2 ही दल होते हैं। इस व्यवस्था में एक दल शासन में होता है तो दूसरा दल विपक्ष में बैठता है और सत्ता इन्हीं दोनों दलों के आसपास चलती है। यानी कि एक दल पक्ष में तो दूसरा विपक्ष में, एक सरकार बनाती है तो दूसरा विपक्ष में बैठता है। इसको बोलते हैं द्विदलीय व्यवस्था। अब बात करते हैं इसके दोष और गुण की। तो पहले बात करते हैं द्विदलीय व्यवस्था में कौन से गुण होते हैं। तो द्विदलीय व्यवस्था में सरकार स्थिर और मजबूत बनती है, शासन की एकरूपता होती है। यानी कि जो बहुदलीय व्यवस्था में जो बुराई थी वो यहाँ अच्छाई बन जाती है। जैसे कि बहुदलीय व्यवस्था में हमने पढ़ा कि वहाँ सरकारें अस्थिर होती हैं, तो उसके उल्टा यहाँ हो जाएगा, यहाँ सरकार स्थिर होती है और मजबूत होती है। ठीक है। शासन की स्थिरता होती है, शासन में एकरूपता होती है, जनमत की भावना पर आधारित होता है, अस्थायी और दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जा सकती हैं और एक शक्तिशाली विपक्ष होता है। जब 2 दल होंगे तो सरकार स्थिर बनती है, इसलिए कि किसी एक दल को पूरा बहुमत मिला होता है, इसलिए सरकार मजबूत होती है। और विपक्ष मजबूत इसलिए होता है कि जो पार्टी विपक्ष में होती है उसे पता होता है कि हमें कम वोट मिला है, बहुमत नहीं मिला है, इसलिए सरकार की वो कमियां गिनाती रहती हैं, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाती है। सरकार में एकरूपता होती है क्योंकि सभी नेता एक ही दल के होते हैं, उनका विचार एक जैसे होता है। ठीक है बच्चों। और जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी प्लान बनते हैं, नियमें बनती हैं, वे मजबूत और दीर्घकालीन लंबे समय तक चलती हैं। अब बात करते हैं द्विदलीय प्रणाली के दोष। तो द्विदलीय प्रणाली में कुछ दोष भी हैं। शासक दल बहुमत वाले दल की माने शासक जो दल होते हैं, जो सरकार में होती है पार्टी, वो सरकार में होने के कारण मनमानी करती हैं और अलग अलग विचारधाराओं का समावेश नहीं होता। जिस पार्टी की सरकार बनेगी उसी विचारधारा के लोग सरकार में रहते हैं, तो समाज के विभिन्न विचारधाराओं का समावेश नहीं हो पाता, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं का समावेश तो विभिन्न पार्टी में ही होगा। क्योंकि यहाँ 2 पार्टी है तो 2 ही विचारधारा के लोग होते हैं। कठोर दलीय अनुशासन, इसमें पार्टी बदलना आसान नहीं होता नेताओं के लिए, इसलिए
अपने पार्टी को छोड़ना आसान नहीं होता, पार्टी के नियमों का बहुत मजबूती से पालन करना होता है। राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बढ़ जाता है, यानी कि दो विचारधारा में पूरा देश बढ़ जाता है, यह इसका एक दोष है। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में न्यू टॉपिक है। ये जो टॉपिक है बच्चों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानववाद, क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में श्योर आएगा, न्यू टॉपिक है, आप इसे ध्यान से सुनिए समझिए। और हमने इसे थोड़ा लेंदी लिखा है अभी, क्योंकि यह क्वेश्चन 6 अंक में भी आ सकता है। अभी हमने यहाँ 4 अंक की बात की है ये क्वेश्चन के जरिए, तो लंबा इसलिए लेंदी लिखा है कि आप इसे बिल्कुल समझें। जब आप लिखने बैठेंगे तो आप कम लिखना, आपको अधिक समझ में आए, इसलिए हमने इसे विस्तार से लिखा है। तो आप समझें और सुने और पढ़ें भी। बात करते हैं बच्चों एकात्म मानववाद की विचारधारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नागला चंद्रभान ग्राम में हुआ और मृत्यु यानी कि उनकी हत्या हुई थी 11 फरवरी 1968 को एक रेल यात्रा के दौरान मुगल सराय के पास, मुगल सराय रेलवे स्टेशन के नज़दीक। बच्चों इन्हीं के नाम पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इनकी मृत्यु वहाँ हो गई थी 11 फरवरी 1968 को। ये हो गया इनका मोटा मोटी परिचय। अब बात करते हैं इनके सिद्धांत की, एकात्म मानववाद के बारे में अब बात करते हैं। बच्चों दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को एकात्म मानववाद कहा जाता है। बच्चों दर्शन का मतलब होता है आपके विचार, लिखा हुआ यहाँ दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को या विचारों को एकात्म मानववाद कहा जाता है, जिसके द्वारा वे स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना चाहते थे। वे अपने विचारों के द्वारा स्वदेशी यानी कि भारतीय देशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना चाहते थे, जिसके विकास के केंद्र में मानव रहे। कौन रहे विकास के केंद्र में? मानव, इंसान रहे। अब बात करते हैं एकात्म मानववाद का उद्देश्य। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक मनुष्य का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना एकात्म मानववाद का उद्देश्य था। ठीक है बच्चों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं इसको मैंने आपके समझने के लिए लिखा है। आप चाहें तो पेपर में इतना नहीं लिखें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप सुने और पढ़े जरूर। एकात्म मानववाद एक ऐसी धारणा है, एक ऐसी विचारधारा है जिसके केंद्र में व्यक्ति और व्यक्ति से जुड़ा परिवार, परिवार से जुड़ा समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व और अनंत ब्रह्मांड को अपने में शामिल किए हुए हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हैं। इसमें परस्पर कोई संघर्ष नहीं है। इस प्रकार एकात्म मानववाद मानव के जीवन और संपूर्ण सृष्टि के बीच संबंध का एकमात्र दर्शन है। कह रहा है कि एकात्म मानववाद जो है, मानववाद मानव के जीवन और संपूर्ण सृष्टि के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं उस सेंटेंस की जो आपको पेपर में श्योर लिखना है। बच्चों आपको लिखना है कि यह दर्शन यानी कि एकात्म मानववाद, यह विचारधारा अस्थायी विकास यानी कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समर्थन करता है और प्रकृति से उतना ही लेने की बात कहता है जितने की आवश्यकता है, ताकि प्रकृति की क्षति की पूर्ति हो सके। एकात्म मानववाद का दर्शन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है संपूर्णता की प्रधानता, प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट। संपूर्णता की प्रधानता न कि अंश की। मतलब यह है कि सबका उदय हो, सब महत्वपूर्ण हैं। इसको अपने भाषा में आप सर्वोदय कह सकते हैं। ठीक है, सर्वोदय मीन्स सबका उदय, एक साथ उदय।
पॉइंट नंबर 2 है इसमें, धर्म की सर्वश्रेष्ठता, सुपरमेसी ऑफ धर्म, इसको स्वदेशी भारतीयकरण कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है समाज का स्वशासन, ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। समाज का स्वशासन का मतलब है स्वशासन या ग्राम स्वराज या सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब बात करते हैं बच्चों, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों का विरोध किया है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस भारतीय विचारक ने पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों का विरोध किया है। तो आपको लिखना होगा दीनदयाल उपाध्याय। इन्होंने विरोध क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों व्यवस्थाएं केवल मानव शरीर एवं मन की ज़रूरतों पर विचार करती हैं, जबकि उनका मानना था कि मानव के संपूर्ण विकास के लिए आध्यात्मिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट टॉपिक, एकात्म मानववाद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा एकात्म मानववाद डैश को बढ़ावा देता है, तो आपको लिखना होगा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, चूँकि यह सिद्धांत विविधता को बढ़ावा देता है, इसलिए यह भारत जैसे राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। दीनदयाल उपाध्याय ने वर्ग विहीन, जाति विहीन, संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की है। उन्होंने शुद्ध मानव आत्मा को चिट्ठी कहा है, जो अंतरात्मा पर उनके दर्शन का आधार है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में अथवा क्वेश्चन, 27 था दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, और 27 में ही अथवा में है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बारे में। बच्चों क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की मुख्य बातों को लिखिए। हम पिछले वीडियो क्लास में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बारे में बात कर चुके। बच्चों इसके बारे में आप थोड़ा सुन लें कि संपूर्ण क्रांति क्या है। बच्चों 1970 के दशक में 1974 में मार्च के महीने में बिहार में छात्रों का आंदोलन हुआ। बिहार में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही थी, करप्शन बढ़ रहे थे। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने वहाँ की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और उन्होंने जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया। आप इसे सुने ध्यान से। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों से यह कहा कि यह आंदोलन अहिंसक होगा और पूरे देश में फैलेगा तो मैं साथ दूंगा। छात्रों ने उनकी शर्त को स्वीकार किया और यह आंदोलन देशव्यापी हो गया। ठीक है, तो उसी समय जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने यह नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। उनका कहना था कि क्रांति हो, यानी कि बदलाव। क्रांति का मतलब होता है किसी देश की शासन व्यवस्था और संविधान में बदलाव करना, और वे बात की संपूर्ण क्रांति की, यानी कि समाज के सभी क्षेत्रों में बदलाव की बात वे करने लगे, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्यात्म, बौद्धिक, सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक, सामाजिक, सभी में क्रांति हो, सभी में बदलाव की बात करने लगे। ठीक है बच्चों, और बिहार से क्रांति यह उठकर आगे बढ़ते बढ़ते पूरे देश में फैल गई थी। ठीक है बच्चों, तो आप इसका बैकग्राउंड समझ गए होंगे। अब बात करते हैं संपूर्ण क्रांति की। तो संपूर्ण क्रांति एक समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का विचार एवं नारा था, जिसका उद्देश्य था इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना। जयप्रकाश नारायण को लगता था कि पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, जबकि पूरे देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन है, उसकी जड़ इंदिरा गांधी है, क्योंकि उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और सत्ता में वही थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो देश की समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार वे मान रहे थे। तो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति। बच्चों संपूर्ण क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है सरकारी ढांचे और भारतीय राज व्यवस्था में पूरी तरह परिवर्तन लाना। जेपी के संपूर्ण क्रांति में 7 प्रकार की क्रांतियां शामिल थीं: राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक एवं बौद्धिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। ठीक है बच्चों, जयप्रकाश नारायण की क्रांति दिल्ली तक पहुंची। उन्होंने संसद मार्च भी किया और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया 25 जून 1975 को। देश की राजधानी में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ था, और यही आंदोलन भारत में, देश में 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए तत्कालीन कारण बना।
तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का यही मतलब था कि इसमें 7 क्रांतियाँ हैं और क्रांति के जरिए सत्ता में बदलाव, शासन में बदलाव, व्यवस्था में बदलाव करना चाहते थे। इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण को अन्य विपक्षी सभी पार्टियों का सहयोग मिला और उन्हें यानी कि जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देखा गया। जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, जो चुनाव हुए 1977 का 6ठा आम चुनाव, तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है जितना सिलेबस में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन कार्टून बेस्ड है। आप इस कार्टून को ध्यान से देखें। यह कार्टून यूरोपियन यूनियन से संबंधित है और पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी? तो बच्चों यूरोपीय संघ ने 2003 में एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर बी है, इस कार्टून में दिखाए गए जहाज़ का नाम बताएं और यहाँ किस संदर्भ में इसे दिखाया गया है। तो बच्चों इस कार्टून में जो जहाज़ दिखाया गया है, आप एक बार फिर से देख लें। एक जहाज़ है और जहाज़ पर यूरोपियन यूनियन का झंडा है। ठीक है, तो इस कार्टून में जो जहाज़ दिखाया गया है वह है टाइटैनिक जहाज़ है। क्या है वो? टाइटैनिक जहाज़ दिखाया गया है। और यहाँ इसलिए दिखाया गया है कि जिस प्रकार टाइटैनिक जहाज़ अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, रास्ते में ही रह गया या डूब गया समुद्र में, ठीक उसी प्रकार 2003 में यूरोपियन यूनियन के देशों ने एक संविधान बनाने की कोशिश की थी जिसमें वे असफल रहे और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार टाइटैनिक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर सी, यूरोपीय संघ के प्रतीकों के नाम लिखिए और इस जहाज़ में दिखाए गए सितारे किस बात का प्रतीक हैं? तो बच्चों यूरोपियन यूनियन के जो प्रतीक हैं, झंडा, वहाँ का गान, मुद्रा और स्थापना दिवस। अब बात करते हैं कि ये इस जहाज़ पे सितारे क्यों दिखाए गए हैं। तो बच्चों यूरोपियन यूनियन के ध्वज में एक वृत्त है और उस वृत्त पर 12 सितारे हैं और ये 12 सितारे यूरोपियन यूनियन के 12 सदस्यों का पहचान है। 12 सदस्यों को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन में पहले मूल रूप से 12 देश शामिल हुए थे, तो 12 देशों को रिप्रेजेंट करता है यह 12 सितारा। और जो सर्किल है, जो वृत्त है, वह है इनकी एकता का पहचान है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी कार्टून के जरिए ही है। इस तस्वीर को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है और कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तस्वीर का संबंध राष्ट्र निर्माण से जुड़ी किस घटना से है? तो बच्चों तस्वीर का संबंध राष्ट्र निर्माण से जुड़ी एक घटना है। आप देखें, ये है जो 2 नंबर पर व्यक्ति हैं, ये निज़ाम हैं, हैदराबाद के शासक निज़ाम मीर उस्मान अली, और 3 नंबर पर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि निज़ाम एक देसी रियासत और पटेल रियासतों को शामिल कराने वाले नेता, भारतीय संघ में शामिल कराने वाले भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो यह समय है उस दौर का जब हैदराबाद भारत में शामिल हो रहा था। ठीक है, हैदराबाद का भारत में शामिल होने, विलय होने से संबंधित एक घटना है। ये तब की फ़ोटो है जब निज़ाम भारत में शामिल हो रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई तस्वीर में व्यक्ति नंबर 2 और 3 की पहचान करें और उनके नाम लिखें। तो व्यक्ति नंबर 2 निज़ाम, हैदराबाद के शासक निज़ाम मीर उस्मान अली, और व्यक्ति नंबर 3 भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति नंबर 1 इस घटना के बारे में क्या इंगित करते हैं? बच्चों ध्यान से देखें, तस्वीर 1 है, जो व्यक्ति हैं वो सेना की वर्दी में है। तो यह बताया गया है कि सेना की वर्दी इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हैदराबाद एक सैनिक कार्रवाई के बाद भारत में शामिल हुआ। हैदराबाद पर जो सैनिक कार्रवाई की गई उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के बाद निज़ाम भारत में शामिल होने के राज़ी हुआ और भारत सरकार ने उसे वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। तो वर्दी वाला व्यक्ति नंबर 1 पर है। यह इस बात का गवाह है कि सैनिक कार्रवाई के बाद हैदराबाद भारत में शामिल हुआ था।
बच्चों आज की क्लास में इतना ही और अगले क्लास में 6 अंक वाले प्रश्नों की बात करेंगे। थैंक